कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे अचीव टारगेट विद शुभम का चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने साइक्लोन को क्लियर किया था और साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं ये भी देखा था। ये लगभग तीसरा लेक्चर है जो आज शुरू होगा। साइक्लोन के विषय में आप जानकारी को ज़्यादा एकत्रित करके रखिए और उसके में कही गई बातों को भी बहुत अच्छे से समझ के रखिए ताकि कभी भी एप्लीकेशन अगर पूछे तो आपको फंडामेंटल पता रहेगा तो आप एप्लीकेशन अपने आप क्लियर कर पाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखकर हम आगे चलते हैं। चक्रवात के बाद में अब प्रति चक्रवात किसे कहते हैं? प्रति चक्रवात प्रति चक्रवात उच्च दाब का केंद्र होता है जिसका निर्माण दो चक्रवातों के मध्य होता है। जिसका निर्माण दो चक्रवातों के क्या होता है? मध्य होता है, क्योंकि यहां से हवा इस साइड आती है चक्रवात में। ठीक है, चक्रवात में हवा ऐसी आती है बेटा, और ये आती कहां से है? इस उच्च दाब के केंद्र पर। तो उस क्षेत्र को कहा जाता है प्रति चक्रवात क्षेत्र। और प्रति चक्रवात क्षेत्र में जो हवा रहती है वो शांत रहती है और शांत रहने के कारण इस प्रकार के क्षेत्र में वर्षा की संभावना कम या नहीं के बराबर होती है। कम या नहीं के बराबर होती है। इसकी दिशा भी चक्रवात की तरह अनिश्चित रहती है। इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन पड़ता है। बादल इस समय में आसमान में हमें दिखाई नहीं देते, यही कहलाता है प्रति चक्रवात। डायग्राम बना लीजिएगा। अब हम चक्रवात और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमने देखे थे और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उसमें थोड़ा सा अंतर देख ले ताकि आज का क्वेश्चन आप लिख पाए। चक्रवात और प्रति चक्रवात में तो अंतर आपको बन ही जाएगा, पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसमें डिफरेंस क्या क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां पर आते हैं आप भी बताइएगा। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कहां से कहां तक जाते हैं? ये आते हैं 30 डिग्री से ऊपर, अर्थात 45 से 60 के बीच। कोई दिक्कत? ये कौन सी हवा का अनुसरण करते हैं? कौन सी? तो ये करते हैं कौन सी? व्यापारिक पवनों का। व्यापारिक पवनों का। और ये कौन सी हवा का अनुसरण करते हैं? पछुआ पवनों का। इसमें जो चक्रवात का आकार बनता है वो किस प्रकार से बनता है बेटा? गोलीय बनता है। कैसा बनता है? गोली। और केंद्र कैसा रहता है? संकीर्ण। और इस समय में जो चक्रवात बनता है उसका जो आकार रहता है वी नुमा आकृति बनती है। ऐसा हमने आपको बना के बताया था। और वी नुमा आकृति बनती है और जो आकार रहता है वो विस्तृत रहता है। और इसका कभी कभार जो व्यास रहता है, व्यास, वो 2000 किलोमीटर तक का भी होता है। ये कुछ ही किलोमीटर तक का रहता है। आगे बात, इसमें चलने वाली जो हवाएं रहती है उनकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रायः अधिक ही रहती है। और इसमें चलने वाली हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर मान के चलो। ये हमें अंतर दिखाई देता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दोनों चक्रवात है पर दोनों में अंतर है। और दोनों में अंतर होने के कारण हम उसे अंतर को भी सोचा पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में हमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तो ये बातें हैं। और इस बातों के साथ में एक लास्ट टॉपिक साइक्लोन से संबंधित जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है
और प्राय बच्चों के दिमाग में आता है सर ये नामकरण कैसे किया। जैसे वर्तमान में आया साइक्लोन जो आया उसका नामकरण कैसे किया गया, आप बताइए। तो क्या बात थी, 1800 के पश्चात नामकरण करना शुरू किया गया विश्व में आने वाले साइक्लोनों का। तो 1825 के करीब करीब जब वेस्ट इंडीज के पास में जब साइक्लोन आया तो वहां पर जो प्रमुख ज्ञानी व्यक्ति रहते थे, संत व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति रहते थे, उनके नाम के आधार पर साइक्लोनों का नामकरण किया गया, जहां अलग अलग जगह अलग अलग नाम बोला गया। उसी के बाद में ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में भ्रष्ट राजनेताओं जो रहते थे उनके साथ में नामकरण किया जाने लगा। अमेरिका में महिलाओं के नाम के आधार पर नामकरण किया जाने लगा। पर तभी भी कहीं ना कहीं एक निश्चित रोड मैप नहीं मिल पा रहा था। और जैसे ही विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई तो उसके बाद में नामकरण को व्यवस्थित रूप में लाने की कोशिश की गई। और जब नामकरण को व्यवस्थित रूप में लाने की कोशिश की गई तो उस 76 के बाद 1976 के बाद में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इनमें आने वाले साइक्लोनों का नामकरण इन महाद्वीपों के, इस महासागर के चारों ओर रहने वाले देशों के द्वारा आगे 5 वर्ष के नाम सुझाए जाते हैं। आगे 5 वर्ष के वो नाम सुझाते हैं और बारी बारी से जो जो साइक्लोन आता है उन साइक्लोन या हरिकेन या टॉर्नेडो या विली विली या टाइफून, इनका नाम देते जाते हैं। और देने के बाद में जो बहुत अधिक विनाशकारी रहता है उस नाम को हटा दिया जाता है। नामकरण करने की पद्धति यही है। जैसे कि अगर हिंद महासागर में अगर कोई आता है, कोई साइक्लोन आता है, तो आपको पता है हिंद महासागर के क्षेत्र में कई सारे देश हैं। तो इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया, तो ये सब क्या करते, अपने अपने नाम वो सौंप देते किसे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन को। और यहां से नामकरण अगर शुरू हुआ तो एक अगर टॉर्नेडो आए, एक अगर साइक्लोन आया तो इसका नाम पहले यूज करेंगे, फिर इसके बाद इसका नाम यूज करेंगे, इसका नाम यूज करेंगे, इसका नाम यूज करेंगे, और ये साइकिल चलते रहता है। 5 साल के नामों का पहले ही विवरण दे दिया था। इससे फायदा ये रहता है कि सही समय में सही साइक्लोन की निश्चित जानकारी प्राप्त हो पाती है। दूसरा, डाटा बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो पाता है ताकि आगे आने वाले किसी भी इस प्रकार की आपदा से आप कहीं ना कहीं बच सके या फिर उस आपदा के प्रभाव को कहीं ना कहीं आप कम कर सके। और इसी बात को ध्यान में रखकर ये व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की गई। तो आपको ये नामकरण भी समझ में आ चुका होगा। और नामकरण के ऊपर प्रश्न पहले पूछे गए, अभी बहुत समय से मुझे दिखे नहीं है नामकरण के ऊपर प्रश्न, तो आपके नामकरण के ऊपर प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। पर उसके पहले 2-3 प्रश्न आप जरूर लिखें ताकि आप कमेंट्स में लिख सकें। पहला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को आपदा क्यों कहा जाता है? दूसरा प्रश्न, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात किस पवन का अनुसरण करते हैं? तीसरा प्रश्न, भारत में आने वाले साइक्लोन को अन्य देशों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और चाइना में इसी प्रकार के निम्न वायुदाब के क्षेत्र को, जिसे भारत में साइक्लोन कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? ये आपके सामने प्रश्न है। आप जरूर इन प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि तैयारी अच्छे से चले। और तीनों लेक्चरों को एक साथ जरूर देखिएगा ताकि आपके जो बातें हैं वो लगातार क्लियर होते चले, बैठते चले दिमाग में। ठीक,
थैंक यू।